मुझे तो अब सुनने में आया है, किसी बहुत इंटरनल आदमी ने बताया है कि 100 करोड़ तक ऑफर करे गए हैं। ये हमारा टैक्स का पैसा है, जनता का। हमें समझ में आ रही है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो, कि लोकतंत्र को, ये बीजेपी के जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, ये जोड़ तोड़ करके, किसी एक चीज के आड़े आके, किसी एक धर्म के एक चीज की उसको करके, धर्म की एक चीज को आगे दिखा के ये लोग पहले भी इलेक्शन करा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। झूठ बोल के सब एमएलएस को वहां बुलाया गया। दूसरी बात, जब झूठ बोल के वहां बुलाया गया है, पवार साहब के प्रति एमएलएस की एक निष्ठा है, पवार साहब के प्रति एमएलएस में विश्वास है, और बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं। आपको जल्दी ही नजर भी आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है और इसके मुख्य किरदार और मुख्य कारण अगर हम कह सकते तो अजीत पवार है। अजीत पवार ने बगावत की अपनी पार्टी के साथ और भाजपा के साथ जाकर बैठकर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बन गए। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सोनिया दुहान जी। सोनिया जी नेशनलिस्ट कांग्रेस यूथ विद्यार्थी नेशनलिस्ट कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ इनको एक 4-5 दिन पहले शरद पवार साहब ने खुद दिल्ली ऑफिस का प्रभारी भी बनाया। नमस्कार, स्वागत है मैम आपका द वायर में। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या आपको इसका जब खबर आपने सुनी अजीत पवार की बगावत की तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? कि आपको एक्सपेक्टेड था? क्योंकि लगभग 4-5 महीने से ऐसी खबर तो आ रही थी। देखिए, हमें ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, और खबरें तो देखिए कुछ भी चलती रहती हैं, आपको भी पता है, और एक्चुअली चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। और जो पहले खबरें चल रही थी, हम वो बात कर चुके थे, चीज़ें सुलझा चुके थे, और इस समय हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ये भी हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाएंगी। और जब ये हुआ, जब हमें इस चीज़ की खबर आई तो वी ऑल वर शॉकिंग, और हमने सोचा नहीं था ये हो जाएगा। तो अभी सबसे पहला सवाल जो आपको मैं करना चाहता हूँ वो यही है कि 30 तारीख को अजीत पवार ने ये डिक्लेयर किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी के, और उन्होंने ये बात शपथ लेने के बाद यानी 2 जुलाई के बाद बताई। तो आप इस पे लीगल तरीके से आप इस चीज़ को चैलेंज करेंगे? क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि एनसीपी के प्रेसिडेंट है तो बाकी सारे अधिकार उनके अंडर आ जाते हैं। एक बात, कोई भी पार्टी के जब प्रेसिडेंट को बनाना होता है या डिक्लेयर करना होता है, उस पार्टी की वर्किंग कमेटी बैठती है, उस पार्टी के एक इलेक्शन होता है इनटू द पार्टी, फिर बाद में आप एक राष्ट्रीय अधिवेशन करते हो जिसमें उस चीज़ की अनाउंसमेंट होती है। इस तरीके से एक प्रोसेस लगता है पूरा। और ऐसे कोई भी स्वयंभू अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, कोई उसका मायने नहीं है, किसी भी तरीके के मायने नहीं है। हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा। हमारा 22-23 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में प्लस 22-23 स्टेट्स के हमारा अपना संगठन है। उस संगठन को तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन ड्यू है प्रेसिडेंट का, वो 2025 के लिए ड्यू है। तो कैसे कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा 2025 से पहले? 25 तक पवार साहब ही प्रेसिडेंट हैं। और 99 में जब पहली हमारी पार्टी रजिस्टर हुई थी, पहला रेजोल्यूशन पारित हुआ था, उस दिन से लेके आज तक ही पवार साहब हैं, और 25 तक पवार साहब हैं। 25 के बाद कोई बन सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल पार्टी है, भले ही मीडिया में हमें कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन इंटरनली आप कह रहे हैं कि पार्टी अभी भी पवार साहब, शरद पवार के साथ ही है। क्या ये कहना ठीक होगा? इंटरनली, आउटसाइड, हर तरीके से ये पार्टी पवार साहब की थी, है और रहेगी। इसके प्रेसिडेंट पवार साहब थे पहले दिन भी, और आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। क्या अभी जैसे कुछ एमएलएज अभी खबरें आ रही है कि बहुत सारे शिवसेना के एमएलए जो एकनाथ शिंदे के साथ गए वो अनकंफर्टेबल है, वो आना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो क्या आपके गुट में भी ऐसी खबरें हैं? क्योंकि कुछ एमएलएज थे, उनका कहना था कि हमें ज़बरदस्ती का ले जाया गया, हमें इतना जानकारी नहीं थी कि अजीत दादा इतना बड़ा कदम उठाएंगे। तो इस तरीके के एमएलएज के आपके संपर्क में है? कुछ आपको पता है? आपने अभी हमारे अनिल देशमुख जी आए हुए थे थोड़ी देर पहले, आपने देखा, उन्होंने बताया, उन्हें ये नहीं बताया गया था फ़ोन पे कि ओथ होने वाली है, इस तरीके का कुछ होने वाला है।
उन्हें ये बोल के बुलाया गया, ये झूठ बोल के बुलाया जा रहा था सब एमएलएज को, वो तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाकी सबको यही कह के जब उनको ये कॉल गया है, वो होम मिनिस्टर रहे हैं हमारी सरकार में, हमारे सीनियर लीडर हैं, जब उनको ये कॉल आया दूसरे सीनियर लीडर की तरफ से कि आप जल्दी पहुंचिए, विधायकों की मीटिंग है देवगिरी पे, मतलब जहाँ पे अजीत पवार जी का जो रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसमें ये नहीं कहा गया कि ये हो रहा है। तो ये तो साफ साफ पता चला है उनकी बातों से कि वो झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल के सब एमएलएज को वहाँ बुलाया गया। दूसरी बात, जब झूठ बोल के वहाँ बुलाया गया है, पवार साहब के प्रति एमएलएज की एक निष्ठा है, पवार साहब के प्रति एमएलएज में विश्वास है, और बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं, आपको जल्दी ही नज़र भी आएगा। ओके, तो ये पॉलिटिकल समीकरण तो हम बात करते रहेंगे, कभी उधर कभी इधर, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं एक थोड़ा फंडामेंटल मूलभूत सवाल पे आता हूँ कि एनसीपी 99 में जब बनी और अभी तक का इतिहास और पवार साहब का उसके पहले वाला जो इतिहास है, उसमें कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया था। हालांकि 78 में उन्होंने जनसंघ के साथ अलायंस किया था, लेकिन एक विचारधारा इनकी रही है एंटी बीजेपी, ये बोले कि या तो प्रो प्रोग्रेसिव, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर कहना होगा तो ये जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है, अब इसका वाली कौन, यानी कि ये बात क्या इम्पोर्टेंट रही ही नहीं है आइडियोलॉजी वाइज पॉलिटिक्स करने की? क्योंकि आज जो देश में माहौल है, लोग कहते हैं कि फासिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ऐसे माहौल में जब माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है और एनसीपी की तरफ लोग एक आशा की तरह से देख रहे थे, तो क्या अब सेक्युलर राजनीति एनसीपी करेगी या नहीं करेगी? 100% करेगी। हमने हमेशा एक सेक्युलर और नेशनलिस्ट होने की राजनीति करी है। राष्ट्रवाद की हमारी हमेशा जो सोच रही है वो राष्ट्रवादी रही है, और उसमें हमारा जो मेन मुद्दा रहा है वो प्रोग्रेस रहा है, डेवलपमेंट रहा है। पवार साहब ने हमेशा डेवलपिंग और डेवलपमेंट की राजनीति करी है। और रही बात इस चीज़ की क्यों नहीं होगी, जो कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो चले गए। हम तो आज भी उसी सेक्युलर विचारधारा के साथ खड़े थे जहाँ पे, और आगे भी खड़े रहेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन ही पैदा होता है। अगर हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते होते तो हम चले जाते। हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे और उस विचारधारा को बढ़ावा नहीं दे सकते थे, जो इस समय देश में गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, हो चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम पे अयोध्या जैसी जगह पे दंगे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है देश में। तो हम इस जो ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का, झगड़े करवाने का, आप देखिए मणिपुर जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाने का समय है, बाकी सारी जगहों पे घूमने का समय है, इतने बड़े बड़े भाषण देने का समय है, प्रचार प्रसार। पार्टी, जिस पार्टी के, मतलब मुझे लगता है वो देश के तो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाने का टाइम है, लेकिन मणिपुर के लोगों के बीच में जाके उनके हालात देखने का समय नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ, हम इस तरह की पार्टी के साथ जाना कतई कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो लोगों के लिए ना हो, जो सिर्फ एक पार्टी के ग्रुप के लिए हो। आखिर के 1-2 सवाल मैम, बस एक सवाल ये है कि सुप्रिया सुळे का नाम बार बार लिया जा रहा है कि उनकी वजह से जो वर्टिकल स्प्लिट हुआ उनकी वजह से हुआ, और पवार साहब अगर उनको थोड़ा सा पीछे रखते तो शायद अजीत पवार आज इस खेमे में आपके तरफ बैठे होते। मुझे नहीं लगता, आज तक का अगर मैं उठा के देखूं, सुप्रिया ताई कब से पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा जब हम सरकार में थे तब भी वो पार्लियामेंट में थी, तब भी वो लोकसभा में थी, और सबको मिनिस्टर बनाया गया। संगमा जी की डॉटर को मिनिस्टर बनाया गया, तारिक अनवर जी को मिनिस्टर बनाया गया, प्रफुल्ल भाई जी को मिनिस्टर बनाया गया, बाकी सबको मिनिस्टर बनाया गया। और जो वो अजीत पवार जी का बोल रहे हो, कितनी बार उनको मंत्री भी बनाया, उनको डिप्टी सीएम भी बनाया, वो अब एलओपी भी थे। कभी कभी इंसान का भरता ही नहीं है, कभी कभी कोई इंसान ना सेटिस्फाई ही नहीं होता है। तो वो लोग हैं जो सेटिस्फाइड ही नहीं है। अच्छा, कहने के लिए कुछ तो चाहिए, कहने भर से हो थोड़े ना जाता है। वो हमेशा पीछे रही हैं, हमेशा उन्हें पीछे रखा गया है, और उन्होंने उनकी खुद की लीडरशिप इसलिए सिर्फ नहीं, क्योंकि वो हमेशा बीइंग डॉटर वो पीछे रही। क्योंकि अगर वो शायद डॉटर नहीं होती, या मैं मेरे जैसी एक आम घर से होती, तो वो शायद पता नहीं आज मेरी पार्टी में कितनी बार मंत्री बन चुकी होती थी, या उन्हें बहुत कुछ मिल चुका होता था। उल्टा उन्हें बेटी होने की वजह से पीछे रखा गया, आगे नहीं रखा गया।
मैम बस आखिरी सवाल अब मेरा यही है कि अब एनसीपी किस दिशा में जाएगी और आगे चल के क्या आपको लगता है एमवीए के साथ मिलकर आप लोकसभा चुनाव अच्छे से लड़ पाए? क्योंकि जो खुद का बीजेपी का इंटरनल सर्वे 1 महीने पहले का था, वो कह रहा था कि कुछ 34 सीट्स 48 में से एमवीओ को मिलने चांसेस है, लेकिन अब वो समीकरण बदलने के आसार क्या आपको लगते हैं? क्या जो स्थिति मजबूत स्थिति में एमवीए थी महाराष्ट्र में, क्या उसी मजबूत स्थिति से अब आगे लड़ेगी? पहली बात 34 नहीं, सिंगल डिजिट में बीजेपी आ रही थी उसमें, सिंगल डिजिट भी वो क्रॉस नहीं कर रहे थे उस स्टेट में जहां से आरएसएस का जन्म हुआ। पहली बात। दूसरी बात, एमवीए पहले भी साथ थी, एमवीए आज भी साथ है। अगर आपको याद होगा 6 तारीख को खुद राहुल जी पवार साहब से मिलने आए थे उनके रेजिडेंस पे, और उन्होंने खुद, मैं सामने थी उस मीटिंग में थी, उन्होंने खुद कहा है कि हम साथ खड़े हुए हैं, आप चलिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस आपके साथ हर तरीके से खड़ी है, जो आपका डिसीजन होगा हम मान्य करेंगे। उसके अलावा बाकी सारी पार्टीज़ के फ़ोन भी आके गए हैं। आज खुद अखिलेश जी भी शायद मुंबई जा रहे हैं पवार साहब से मिलने। तो पूरा विपक्ष पवार साहब के साथ खड़ा हुआ है और एमवे साथ लड़ा था, साथ खड़ा था सरकार में, आज साथ लड़ेगा भी। और जो ये सिंगल डिजिट पार करना चाह रहे थे जोड़ तोड़ से, मुझे लगता है वो सिंगल डिजिट में भी एक आध रह जाएगा, क्योंकि जनता से खेलना हमेशा काम नहीं आता है। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, जो ये आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और 50-50, 100 करोड़, मुझे तो अब सुनने में आया है, किसी बहुत इंटरनल आदमी ने बताया है कि 100 करोड़ तक ऑफर करे गए हैं। ये टैक्स का पैसा है जनता का। हमें समझ में आ रही है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो, कि लोकतंत्र को, ये बीजेपी के जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं ये जोड़ तोड़ करके। तो लोग 24 के इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए जैसे अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने नहीं दिए जा रहे हैं, कहीं विधानसभा लोकसभा में भी ये लोग डर के इलेक्शन ही ना कराएं। ये भी स्थिति हो सकती है। या स्थिति ये भी हो सकती है कि देश में पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएं, किसी एक चीज़ के आड़े आके, किसी एक धर्म के एक चीज़ की उसको करके, धर्म की एक चीज़ को आगे दिखा के ये लोग पहले भी इलेक्शन करा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आज देश में। तो आप डेमोक्रेसी खतरे में है, इस वजह से आप पवार साहब के साथ खड़े हैं? मैं पवार साहब के साथ हमेशा खड़ी थी, हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो इस समय जो ये डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी अभी खतरे में है, वो इस चीज़ को बचा सकते हैं, वो हमें इस चीज़ से उभार सकते हैं। और रही बात इस चीज़ की, सिर्फ इसलिए नहीं, मैं इसलिए फ़ख्र से ये कह सकती हूँ, मैं उस लीडर के साथ काम कर रही हूँ जिस लीडर ने हमेशा उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए काम किया है जिसकी शुद्ध शायद कभी किसी ने नहीं ली थी देश में इनसे पहले। मैं उस लीडर के साथ काम करती हूँ। थैंक यू सोनिया जी, आपने द वायर को समय दिया और अब हमने आपसे बातचीत की, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।